तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं वो जो पहला वीडियो बनाया था पेन और पेपर में, वो उतना ज़्यादा सही नहीं लगा मुझको, इसीलिए ये व्हाइट बोर्ड लेके आया और फिर से वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आगे बहुत काम आएगा। तो इसमें जो चीज़ें सीखना है हमें, पहले बेसिक्स एमओटी कैसे चलता है, उसके बाद हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वीबीटी, वीबीटी से कैसे अलग है। और वीबीटी तो एक था बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी, उसके बाद वीबीटी के बाद इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। उसके बाद आ गया एजम्पशन, कोई भी थ्योरी हो उसके लिए कुछ एजम्पशन चाहिए। उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होता है वो सब देख लेंगे अच्छे से एकदम पूरा। उसके बाद नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे उसका तो कुछ नाम रहेगा, उसका कुछ सिमेट्री रहेगा, तो वो सिमेट्री और नेमिंग सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लेंगे एकदम अच्छे से। उसके बाद आता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये जो होमो लिमो बोलते हो ना दिन रात, होमो है लिमो है, ये सभी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही है, तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद आ गया एमओ डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो कोऑर्डिनेशन के लिए इसको हम एलएफटी बोलते हैं, लिगैंड फील्ड थ्योरी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी लिगैंड के बेसिस पे, जैसे कि पाई डोनर हो गया, ओनली सिग्मा डोनर हो गया और पाई एक्सेप्टर हो गया, तो इनके लिए भी डिफरेंट है। उसके बाद स्क्वायर प्लानर के देखेंगे। उसके बाद जो लिगैंड का बिहेवियर है, कौन सा लिगैंड पाई डोनर होगा, कौन सा लिगैंड सिग्मा डोनर होगा, कौन सा लिगैंड पाई एक्सेप्टर होगा, ये जो सिनर्जिक बॉन्ड है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद एम्बाइडेंटल लिगैंड का भी बिहेवियर देख लेंगे, जैसे कि SCN हो गया, CN हो गया, CO हो गया, ये एक एम्बाइडेंटल लिगैंड है। अच्छा, ये थोड़ा सा कम, और CO सिर्फ कार्बन से डोनेट करता है, ऑक्सीजन से नहीं, क्यों, ये सब भी देख लेते हैं। VBT से ऐसा क्या हुआ जो हमको एमओटी का जरूरत पड़ा। तो VBT का पहले ड्रॉबैक ये था कि जो O2 है वो अकॉर्डिंग टू VBT वो डायमैग्नेटिक आ रहा था, मतलब उसका सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन उसके जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे ये पता लगा कि O2 एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहला एमओटी आया था। तो एमओटी में जो है एजम्पशन वो है कि इलेक्ट्रॉन ये इसका वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, कैसे डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो एक इक्वेशन सबको पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। ये लैम्बडा है वेवलेंथ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, मास v है वेलोसिटी, ये होता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर से इस इक्वेशन का क्या लेना देना। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये लैम्बडा होता है वेवलेंथ किसका होता है, अगर ये एक वेव हो गया, ये क्रेस्ट और ये ट्रॉप, इसका बीच का ये डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ होता है वेव का। अगर ये वेवलेंथ मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ पे मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और मास कमेगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इनका मास बहुत नेग्लिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसे 10⁻³ इंटू 100 आ जाएगा। तो ये अभी और इसके साथ इसका वेलोसिटी भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ कुछ आता है। लेकिन अगर यहाँ पे मास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का 1 kg 2 kg डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 10⁻³ इंटू समथिंग आ जाएगा, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर डोमिनेट नहीं करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का सिर्फ पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वो वेव नेचर डोमिनेट करता है।
उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहते हैं, तो यहाँ पे पहले एमओटी ने ये मान के चला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ऑर्बिटल में, कैसे रहेगा? ऑर्बिटल कैसे दिखता है? ऑर्बिटल हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी बताया कि वेव की तरह रहता है। तो इसका वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, तो इसका ऐसे वेव। और एक ऑर्बिटल ये आ गया ऐसे, तो इसका भी वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये दोनों जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों वेव का भी ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम केसेस जनरेट होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ना ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि जैसे कि वेव हो गया है, वेव का फेज रहता है, एक वेव हो गया psi1, एक वेव हो गया psi2। अभी इन दोनों वेव का फेज कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अभी ये दोनों वेव जब मिलेंगे, जब ये दोनों वेव मिलेंगे, अगर ये प्लस यहाँ पे इंटरफेयर कर गया, मतलब इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो गया, तो प्लस फेज मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। तो ये जो है ये होता है एम्पलीट्यूड। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना लिए ये दोनों वेव मिलके, तो यहाँ पे जो वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो भाई साहब, वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इंटेंसिटी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी का होगा। और इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी मतलब फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, और हमें इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा तो उसका इंटरफेरेंस भी उतना अच्छा, एकदम बहुत अच्छे से होगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया? अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दोनों अपोजिट फेज के हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हो वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल हो गया तो यहाँ पे ओवरलैपिंग उतना ज्यादा नहीं होगा। ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होने से तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ज्यादा कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कम ज्यादा होने से क्या होगा? हमें तो ओवरलैपिंग करना है, इलेक्ट्रॉन का कम ज्यादा हो जाने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं बहुत अच्छे से। लेट सपोज यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेव है, यहाँ पे ये वेव कैरेक्टर है, ये तो खाली है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। तो ओवरलैपिंग हो गया से एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाने से क्या हो? उस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग रीजन यह है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन ये है। ओवरलैपिंग रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को खींचेगा और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जो जिसको खींचे कोई मर्जी, कुछ नहीं, बस खींचना चाहिए, अट्रैक्शन डोमिनेट करना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस को खींचेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों न्यूक्लियस को खींच रहा है, मतलब दोनों न्यूक्लियस पास आ रहे। अगर दोनों न्यूक्लियस पास आएंगे तो उनके बीच में जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन डोमिनेट करने से पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। और पहले से पता है हम लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी घट जाने से जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है वो स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का ले लेते हैं, तो ये एक ऑर्बिटल था नॉर्मल, ये एक ऑर्बिटल था, इन दोनों का एनर्जी सेम। अभी ये दोनों मिक्सिंग हो गया, मतलब ओवरलैपिंग हो गया, उसके बाद एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि दिखाते हैं, ये एक न्यूक्लियस यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे जो बीच का जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हो गया बॉन्डिंग इंटरेक्शन। इसको हम बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अगर यहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो गया तो अभी ये
न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, सेम चार्ज, रिपेल करेंगे बहुत जोर से, तो ये यहाँ पे खींचेगा, ये वहां पे खींचेगा। अगर रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाए। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था अभी और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना अभी, तो इसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने से तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ, और इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया थोड़ा बेसिक कैसे काम करता है एमओटी। इसके बाद देख लेते हैं कि वीबीटी से कैसे डिफरेंट होता है ये। तो वीबीटी में क्या होता है, वीबीटी में पहले जो एटॉम है वो अपना इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लेता है, उसके बाद कुछ वैकेंट ऑर्बिटल बना लेता है और उस ऑर्बिटल को लेके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है। लेट सपोज एक D8 का कॉम्प्लेक्स है, उसका 3D, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यह हो गया 4s, यह हो गया 4p, ये 4d ऑर्बिटल हो गया। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पहले वीबीटी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अरेंज करता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन 6 का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन 6 का कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर D2sp3 और sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो यहाँ पे तो sp3, यहाँ पे अभी लिगैंड मैटर करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देगा, फिर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें दो डी ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे तो एक डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेता है, उसके बाद जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे एक s, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल मिलके यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे D2sp3 का। उसके बाद जो लिगैंड आएगा, कोई भी लिगैंड हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके चला जाएगा। लेकिन एमओटी में क्या होता है, एमओटी में दोनों एटॉम का ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्वल टू सेम एनर्जी, मतलब लगभग आसपास का सेम एनर्जी का होना चाहिए, सेम एनर्जी और आसपास का सेम एनर्जी, उसके साथ साथ सिमेट्री भी मिलना चाहिए, उसके बाद दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे एक 1s ऑर्बिटल है, ये एटॉम है एक, ये एक एटॉम है, तो इस एनर्जी लेवल में और इसके आसपास में जो भी ऑर्बिटल है कोई फर्क नहीं पड़ता, 1s आए, 2p आए, 3p आए, 3d आए, 4s आए, कुछ भी आए, जो इस रीजन, इस एनर्जी के रीजन में आएगा तो उस ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा, जो कि एक बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। अगर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अगर सेम फेज में इंटरेक्शन हो गया, हम तो ये नहीं बता सकते कि सेम फेज में होगा हर टाइम। अगर सेम फेज में हो गया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर अपोजिट फेज में हो गया तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे हो गया बेसिक्स के बाद। उसके बाद आते हैं LCAO। LCAO क्या है? LCAO यहाँ पे बताता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम लोग लीनियर ऑपरेटर पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जनरेशन वही क्वांटम मैकेनिक्स से हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आया था, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक साथ में एक ऑर्बिटल सिर्फ एक ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा एक टाइम में, बाकी ज्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर एक 1s हो गया तो एक बार में 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक साथ में 1s 2p 2d 2d तो नहीं होता है, 3d के साथ नहीं कर पाएगा। तो यही बताता है। लेकिन अगर हम BeH2 का लेते हैं तो BeH2 का तो ऐसे होता है, ये तो बाद में समझा दूंगा पूरा अच्छे से। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ओवरलैपिंग, और ऐसे। तो यहाँ पे तो तीन ऑर्बिटल, मतलब एक साथ में 2 ओवरलैपिंग हो गए।
यहाँ पे क्या होता है कि पहले ये जो लिगेंड्स है अपना एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला के, जैसे कि यहाँ पे H2 हो गया, दोनों H मिल गया आपस में बात करके वो अपना एक LGO बना लेते हैं। वही LGO आके वो जो सेंट्रल एटॉम का मतलब Be का एक एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल और LGO का भी एनर्जी आसपास ही रहता है। तो ऐसा होता है। जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये हो गया LCR तो हो गया। उसके बाद अगर ψ1 एक वेव है और ψ2 एक वेव है तो दोनों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होगा ψ1 प्लस ψ2, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ψ1 माइनस ψ2। अभी प्रोबेबिलिटी के ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, साई स्क्वायर होता है। अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ψ1 स्क्वायर प्लस ψ2 स्क्वायर प्लस 2 ψ1 ψ2 इज इक्वल टू 1। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 1 हो पाएगा। 1 मतलब 100%, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। जैसे कि एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा मिलेगा, तो हम कोई बताएगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कहाँ से आएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो इसलिए 100% लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे ψ1 स्क्वायर प्लस ψ2 स्क्वायर माइनस 2 ψ1 ψ2 इक्वल टू 1। ये भी तो हमको पता है ओवरलैप इंटीग्रल से C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2s इज इक्वल टू 1। अगर यही इक्वेशन को इसके साथ मैच करेंगे तो यहाँ पे S जो है वो ओवरलैपिंग इंटीग्रल है, तो ये ओवरलैपिंग इंटीग्रल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 1 हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये ओवरलैपिंग इंटीग्रल -1 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा। अभी ये तो हो गया पूरा। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो कितने टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? पहले तो हम सब लोग को पता है कि सिग्मा बॉन्ड तो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद पाई, और एक बॉन्ड यहाँ पे आज बताना चाहूंगा वो है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड मतलब क्वाड्रपल बॉन्डिंग भी उसको बोलते हैं। बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। और भी डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है, म्यू बॉन्ड है, फाई बॉन्ड है, और सब बाद में पढ़ोगे क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मेन सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, और डेल्टा बॉन्ड भी कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या मेन क्राइटेरिया चाहिए कि वन लोब इंटरेक्शन होना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास कितना लोब है, लेकिन भाई साहब हमें 1 लोब ही चाहिए, एक ही लोब चाहिए एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, पूरा स्ट्रॉन्ग है, एकदम जकड़ के लेता है ये। तो ये एक 1s हो गया, ये एक 1s हो गया। तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होने से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अभी कौन कौन सा ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन पाएगा? ये एक SS हो गया, SP से भी हो पाएगा, जैसे कि SP, ये एक p ऑर्बिटल हो गया, ये s ऑर्बिटल हो गया। अभी यहाँ पे भी मैटर करता है कि यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर सेम फेज में हो गया तो यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगा, अगर डिफरेंट फेज में आ गया तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये हो गया SP। PP भी बना सकता है ऐसे। यहाँ पे भी सेम केस है, अगर सेम फेज में इंटरेक्शन हो गया तो बॉन्डिंग, डिफरेंट फेज में इंटरेक्शन हो गया तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। PD भी बना सकता है, ये d ऑर्बिटल, बस कोई भी ऑर्बिटल हो, बस 1 लोब इंटरेक्शन होना चाहिए। जितना भी अपने पास वो लोब रखता हो, यहाँ पे 4 लोब है, यहाँ पे 2 लोब है, यहाँ पे DS के साथ भी कर सकता है यहाँ पे, और D भी कर सकता है। और इसी को ही हम पढ़ेंगे आगे, जो डेल्टा बॉन्डिंग में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कैसे D बनाता है। ऐसे PD या D भी बना सकता है। कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका एक लोब उसको कोई और एक
एटॉम का और एक लोब से इंटरेक्शन करना चाहिए। वन लोब इंटरेक्शन से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। अभी पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे दो लोब का इंटरेक्शन होना चाहिए, तो दो लोब का इंटरेक्शन होना चाहिए, तो क्या एस बना पाएगा? पहले तो एस ऑर्बिटल कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल के पास एक ही लोब है, स्फेरिकल है, और ये जीरेड भी है। जीरेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। आगे जाओ, पीछे जाओ, उधर जाओ, जहां भी जाओ सेम मिलेगा। तो ये तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसको कैंसिल करते हैं। बाकी बचा पी और डी। हाँ, पी और पी बना सकते हैं ऐसे, एक पी ऑर्बिटल हो गया, ये और एक पी ऑर्बिटल हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस अगर सेम फेज में होगा तो यहाँ पे पाई और पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही पी डी भी बना सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे एक्सिस नहीं बनाया मैंने, ये अगर एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये डी एक्स वाई हो गया। तो यहाँ पे डी डी भी बना सकता है, लाइक अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा, और यहाँ पे पी डी, ये हो गया हमारा पी डी, ये पी पी और ये डी डी। ये दोनों में, सॉरी ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। हाँ ऐसे ऐसे अगर सेम फेज में आएगा तो पाई बॉन्डिंग, अगर अपोजिट फेज में तो पाई स्टार और पाई एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ये तो पूरा बात हो गया हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड का। लेकिन अब क्या बात है डेल्टा बॉन्ड का, क्या बात है डेल्टा बॉन्ड का सीन क्या है? तो डेल्टा बॉन्ड के लिए 4 लोब चाहिए होता है, और ये फेस वाइज ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग, और डेल्टा बॉन्ड में फेस वाइज, ऐसे ऊपर से, ऐसे ऊपर से ये 4 ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग होगा। ये मेटल एक है, ये मेटल एक है। तो डेल्टा बॉन्ड में जो इन्वॉल्व होता है जो ऑर्बिटल, वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी एक्स वाई। यही दोनों ऑर्बिटल यूज होते हैं। लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल क्यों यूज होते हैं? और भी तो ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, सॉरी डी एक्स वाई तो यूज होता है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी जेड स्क्वायर है। ये तीन ऑर्बिटल क्यों नहीं होते, पहले समझ लेते हैं इसको। आईपैक से ये इतना पता है कि जेड एक्सिस को हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो अगर डी जेड स्क्वायर होगा ये, तो इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे, ये हो गया इसका ऐसे, ये हो गया, बस ये हो गया हमारा डी जेड स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। ये चाहे एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे ये 1-1 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो इसके ऑपोजिट में एक एंटी बॉन्डिंग भी रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पे सिग्मा एंटी बन गया। अभी यहाँ पे ये एक्स और वाई प्लेन है, तो डी एक्स वाई कहाँ पे रहेगा? इस पे परपेंडिकुलर में यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया एक डी एक्स वाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छे से, और एक बार टाइप करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये अगर जेड एक्सिस है, डी जेड का नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही मार्कर है, अभी कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसको एक्स और वाई तो ज़्यादा यहाँ पे कचरा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक डी एक्स वाई होगा। ऐसे, तो यहाँ पे ये डी एक्स वाई, सॉरी डी वाई जेड, यहाँ पे जे एक्स है और वाई है, यहाँ पे जेड है। तो यहाँ पे कौन सा आ सकता है? एक तो डी एक्स जेड आ सकता है और डी वाई जेड आ सकता है। तो ये दोनों का कैसा हो रहा है? यहाँ पे 2 लोब इंटरेक्शन हो रहा है। 2 लोब इंटरेक्शन मतलब पाई बना गया, तो ये पाई बनाएगा बॉन्डिंग, तो उसके ऑपोजिट में एक पाई एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी वाई जेड दोनों तो मिलके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिए।
डी जेड स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड के लिए, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी वाई जेड मिलकर पाई बॉन्ड बना लिए। बाकी बचा दो बॉन्ड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। इसका बाद भी समझ लेते हैं कैसे होता है ये काम पूरा। तो लेकिन ये सारे मेटल्स में नहीं होता है क्वाड्रपल बॉन्डिंग। इसका जो एग्जांपल होता है मेन वो होता है Re2Cl8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसका 4 बॉन्ड होता है, सिग्मा, पाई, पाई, डेल्टा। ये जो डेल्टा बॉन्ड है इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेटल है एक, ये एक क्यूब बना लेता हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा ही जेड मानते हैं, तुम कोई भी मान लो तो उसी हिसाब से तुम्हारा आ जाएगा। ये अगर जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पे मेटल M1, यहाँ पे M2, तो ये हो गया x परपेंडिकुलर इससे, और ये हो गया z परपेंडिकुलर इससे। एक्स जेड यहाँ पे x, ये x, ये y, ये y, ये z, कुछ भी ले सकते हो तुम। तो यहाँ पे अगर ये x और ये y हो जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होगा, ऐसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर ऐसे, नीचे भी ऐसे। यहाँ पे भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। अभी क्या होता है, अगर डी यहाँ पे ऊपर एक मेटल का डी ऑर्बिटल है, नीचे एक मेटल का डी ऑर्बिटल है, तो दोनों ऐसे वापस में आएंगे। तो इसका लोब के साथ इसका लोब ये मिल रहा है, ये एक, ये आगे वाले के साथ ये आगे वाला, ये पीछे वाले के साथ ये पीछे वाला, ये आगे वाले के साथ ये आगे वाला। तो ये 4 जो लोब है मेटल M1 का, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो ये 4 जो लोब है M1 का वो नीचे से M2 के साथ ऐसे 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 आएगा, ऐसे आएगा, तो ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। तो ये जो इसका फेस है, इसके फेस साथ इसका जो फेस है ये और उसका जो फेस है ये, तो फेस वाइज ओवरलैपिंग होता है। और तो यहाँ पे 4 ओवरलैपिंग होता है, तो इसको हम क्वाड्रापुल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और क्वाड्रापुल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रापुल बॉन्डिंग, जिसको हम डेल्टा बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर ये भी यहाँ पे भी अगर प्लस, ये प्लस प्लस हो गया और ये तो सेम फेज में हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्डिंग बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये तो हो गया डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बारे में। अभी देख लेते हैं कि अगर डी एक्स वाई हो जाएगा तो सेम बात है, कोई नहीं है। यहाँ पे एक हो गया ये हो गया, तो ये जेड एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा एक्स वाई, कोई भी ले लो। तो ये अगर ऐसा हो गया तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो डी एक्स वाई कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे बीच में तो लाई करेगा ना। तो यहाँ पे भी डी एक्स वाई एक हो गया, यहाँ पे भी बीच, तो यहाँ पे ये जो साइड में वो एज में था, ये साइड में है। तो यहाँ पे भी नीचे पे भी अगर मेटल कोई रख दो तो M1 हो गया, ये M2 हो गया। अभी भी यहाँ पे ऊपर से 4 आएंगे, नीचे से 4 आएंगे, ये आगे वाला ये आगे वाले के साथ, ये पीछे वाला है पीछे वाले के साथ, ये साइड वाला ये साइड वाले के साथ, ये साइड वाला ये साइड वाले के साथ गुलू गुलू करके अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे भी फेस वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, 4 लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको भी हम डेल्टा बॉन्डिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्डिंग अगर सेम फेज में हो गया तो डेल्टा बॉन्डिंग, और अपोजिट फेज में हो गया तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। तो ऐसे ही डेल्टा बॉन्डिंग बनता है। बाकी अभी एक बात आता है कि यहाँ पे तो एक डेल्टा बॉन्डिंग है, एक डेल्टा बॉन्ड 2 पाई सिग्मा एक डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड एक है, तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड 2 फॉर्मेशन हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के एक और डी एक्स वाई के एक। तो यहाँ पे जो 2 डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक है। तो कहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मेशन होगा, वो सब कोऑर्डिनेशन में डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी नेक्स्ट में हम नेमिंग एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लेंगे। पहले उसका नेमिंग, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, ये सब देख लेंगे। अभी कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कंप्लीट कर दूंगा पूरा जो जब बताया है, उसके साथ में रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करने वाला हूँ। जीएससी से शुरू करने वाला था, लेकिन जीएससी तो सबको पता है, थोड़ी बहुत तो पढ़ लेते हो तुम लोग, यूट्यूब से भी बहुत लेक्चर है जीएससी के लिए। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टार्ट होगा, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद रिएजेंट्स, उसके बाद रेजियो सिलेक्टिविटी, केमो सिलेक्टिविटी, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, डायस्टेरियो सिलेक्टिविटी इन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक मॉलिक्यूल, सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। ये पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए जो बुक है ये ब्रूइस एंड मॉरिसन बोर्ड से स्टार्ट करूंगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए तो हमेशा ही है जोनाथन क्लाइडेन, जो सबका फेवरेट भी है। उसके बाद रिएजेंट्स के लिए और इस रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी थोड़ा थोड़ा चाहिए, वो कारूथर मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मॉडर्न मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस कारूथर, और वो मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस जुइफेल और नांच, ये तीनों बुक से रिएक्शन मैकेनिज्म करवाऊंगा। उसके बाद रिएजेंट का डेली वीडियो टनाटन आएगा। इसके बाद ये तो हो गया। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो यहाँ पे तो पूरा बता दूंगा, जो भी कोऑर्डिनेशन के लिए है, होमो ल्यूमो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब कुछ बता दूंगा। उसके साथ अगर जिंदगी में कभी टाइम मिले तो कैथरीन हाउसक्राफ्ट नाम का एक बुक आता है, इनऑर्गेनिक, कैथरीन हाउसक्राफ्ट, जबरदस्त बुक है। और मिजलर एंड टार भी पढ़ सकते हो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जैसे कि CH4, CH3Cl ऐसे मॉलिक्यूल का भी जानना चाहते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करके बुक आता है इयन फ्लेमिंग का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय इयन फ्लेमिंग, बहुत मस्त बुक है, उसको भी पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।